Okay. Today we have Jyotish Khanna sir, principal of Smarto Experiential School and one of the founder of Teach with E4. Welcome sir. Thank you. How are you sir? I'm good. I'm good. Okay, sir. So today we will discuss about the mental health of a student in education and what resolution should students and teachers can take in 2025. So, sir, my first question is, sir, as you are also running a school, sir. So, I just want to ask, how can a student manage stress and anxiety during the exams How the students manage stress and anxiety in my school or generally in any school? in any school, sir? See, in any, if you're talking about any school, then the things are very different. If you are talking about my school, then the things are pretty much different because Yes, sir. you will find a huge gap between the methodologies that we are following during exams and the other schools. There is a huge gap between that. Yes, sir. So, Yes, first sir. of all, what would you like to know? सर इन एवरी स्कूल मोस्टली Okay. स्कूल्स में सर देखा है कि बच्चे बहुत प्रेशर ले लेते हैं एग्जाम का कि बहुत ज्यादा एंजाइटी उनको होने लगती है एग्जाम टाइम में तो उसके लिए सर एग्जाम मैं जानना एग्जाम एक्चुअली नाम ही प्रेशर का है। जी ठीक है, जी वो एग्जाम नाम के साथ ही एक फियर जुड़ा है। हमें अचीवमेंट्स जुड़ी हैं कि हमें हमें सक्सेस होना है एग्जाम में। ठीक जी है ना। मैं बात करूं सबसे पहले मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक जंगल था और जंगल में बहुत सारे अलग अलग तरह के जानवर थे। शेर, हाँ जी चीता, बिल्ली, कुत्ता, ऊंट, लोमड़ी, बंदर। ठीक जी है। तो अब डिसाइड हुआ कि शेर का राजा किसे बनाया, वो जंगल का राजा किसे बनाया जाए। जी तो किसी ने कहा कि जो सबसे ऊंचा उसको राजा बना। ऊंचा कौन चढ़ेगा जी सबसे ज्यादा। ठीक है, अब शेर हैरान हो गया कि मैं ऊंचा कैसे चढ़ूं, मैं पेड़ के ऊपर कैसे चढ़ूं। मगरमच्छ कहे कि मैं पेड़ के ऊपर कैसे चढ़ूं। बंदर था, बंदर तुरंत चुटकी मार के पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ गया। तो जी बंदर को जंगल का राजा बना दिया गया। जी तो अब एक्चुअली एग्जाम्स में यही हो रहा है। एक क्राइटेरिया सेट कर दिया गया, कौन सबसे ऊंचा चढ़ सकता है ग्रेड्स में। और उन ग्रेड्स को जो बंदर ले लेता है वो राजा बन जाता है। ठीक है, वो हम कह देते हैं यू आर द टॉपर। और वही बंदर जो है फिर आगे चल के ये मान लिया जाता है कि ये तो अनबीटेबल है। बट इन रियलिटी बाकी जो और जानवर हैं हमारे और आपके जैसे, उनमें भी कुछ ना कुछ ऐसी बात होती है, कुछ ना कुछ ऐसी कैपेबिलिटी हिडन होती है जो वो कर सकते थे, अच्छा कर सकते थे अगर एक ही क्राइटेरिया से हम सबको ना तोलते। ठीक है ना। अब वो जो जंगल में हुआ ना, जंगल में एक ही क्राइटेरिया सबके ऊपर अप्लाई कर दिया, कौन ऊंचा चढ़ सकता है। और कोई जी क्राइटेरिया ही नहीं है। ये नहीं कहा जा रहा कि चलो कोई तेज भागेगा, कोई सबसे ज्यादा सामान उठाएगा, कोई पानी में चलेगा, कोई पेड़ के ऊपर चलेगा। सबकी अपनी अपनी स्किल्स हैं। सिमिलरली इन अ क्लास every human being or every child have different skills, and from here comes the need of differentiated teaching. Differentiated teaching means कि आप अलग अलग बच्चों को उनकी नीड्स को अंडरस्टैंड करके डिफरेंटली कैसे टीच करते हैं, दैट इज डिफरेंशिएटेड टीचिंग। राइट। बट इन एग्जामिनेशन देर इज वन क्राइटेरिया, ओनली जी वन क्राइटेरिया, हाउ गुड you learn the questions and how good you answer। और उन्हीं आंसर्स के बेसिस पर हम किसी एक पर्सन को कह देते हैं यू आर द टॉपर ऑफ दिस क्लास, या किसी एक मंकी को हम कह देते हैं यू आर द टॉपर ऑफ द क्लास। बट इन रियलिटी बाकी लोग भी अपने अंदर बहुत सारी कैपेबिलिटीज लेके चल रहे हैं। फिर जी यहीं से ही स्ट्रेस क्रिएट होना स्टार्ट होता है, मेंटल प्रेशर क्रिएट होना स्टार्ट होता है। और दैट्स वाई अब हर आदमी को लगता है कि मुझे भी पेड़ पे चढ़ना है, मुझे भी पेड़ पे चढ़ना है। ठीक है, हर आदमी उस पेड़ पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है। अगर शेर सोचे कि मुझे पेड़ पे चढ़ना है तो आप सोचो कि उसको कितना मेंटल स्ट्रेस होगा। जी ठीक है ना। हाँ जी अगर उसको है कि मुझे पेड़ की टॉप पे जाना है, सबसे ऊंची डाली पे चढ़ना है, बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस होगा। वो किसी और की रेस में लग गया है, क्योंकि उसकी अपनी रेस कुछ अलग है। वो अपनी रेस में चले तो वो राजा है ही, पहले से ही राजा है। बट वो जी किसी और की रेस में लग गया।
तो जी। यहाँ से स्टार्ट होता है मेंटल स्ट्रेस। अब उसको कैसे डील करना है, तो उसका सबसे बड़ा तरीका है कि स्कूल अपने गोल्स को सेट करे। जी। हमें बच्चे को पेड़ के ऊपर चढ़ाना है, हमें सिर्फ एक ही दौड़ में भगाना है, या हमें डिफरेंट डिफरेंट कैपेबिलिटीज बच्चे की पहचाननी है, उसकी कॉम्पिटेंसीज पहचाननी है, और उसकी जो डिफरेंशिएटेड स्किल्स हैं, हर बच्चे को उसकी स्किल्स की तरफ अग्रसर करना है। जी। अगर स्कूल ये डिसाइड करने में कामयाब हो जाता है और अपने टीचर्स को ये डिलीवर करने में कामयाब हो जाता है, तो बेसिकली देखो ना, होता क्या है कि जो गोल्स होते हैं, कोई भी पूरा पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है उन गोल्स को अचीव करने में लगता है। नॉर्मली 99.999% केसेस में गोल है अच्छे मार्क्स लेकर आना, चाहे वो पेरेंट्स का है चाहे वो स्कूल्स का है। अब उसी गोल के पीछे सब भाग रहे हैं, सब लगे हुए हैं, तो फिर मेंटल स्ट्रेस तो क्रिएट होगा ही ना। और ये यहीं से ही पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है वो डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाता है। वी डोंट हैव एनी रियलिस्टिक गोल्स। तो गोल होना बहुत जरूरी है लाइफ में, ये आप बताना चाहते हैं? ये एक लाइफ गोल में होना। देखो होना जरूरी है ही है, लाइफ के साथ एक स्कूल को भी गोल सेट करना जरूरी है कि मुझे एक्चुअली क्या बच्चों में डिलीवर करना है। आई एम जी। टॉकिंग अबाउट दैट गोल, एक टीचर का गोल कि मुझे एक्चुअली क्या डिलीवर करना है। देखो गोल तो है, आई एम टॉकिंग अबाउट रियलिस्टिक गोल। अभी तो गोल ये है कि हमें मार्क्स लेने हैं बस। पूरा एजुकेशन सिस्टम, इतना बड़ा एजुकेशन इंडस्ट्री पूरा मार्क्स के दम पे जिंदा है। आप ये जी। देखिए, हजारों स्कूल्स हैं बट सब एक ही रिजल्ट चाहते हैं। हजारों एथलीट्स हों और सब एक ही रिजल्ट के पीछे भागें, तो कैसा लगेगा? फॉर एग्जाम्पल, जेवलिन थ्रू वाला भी कहे कि मुझे सबसे दूर फेंकना है, क्रिकेट वाला जी। भी कहे मुझे सबसे दूर फेंकना है, बैडमिंटन वाला भी कहे मुझे सबसे दूर फेंकना है, और जितने भी स्पोर्ट्स हैं सबसे सब कहें कि मुझे सबसे दूर फेंकना है, तो सभी गेम्स एक जैसे हो गए। जी। जी। और सिमिलरली एजुकेशन में यही हो रहा है। जी। स्पोर्ट्स में तो ऐसा नहीं है। स्पोर्ट्स में तो हर स्पोर्ट की अपनी डिफरेंशिएटेड स्किल्स हैं। जेवलिन थ्रो में है दूर फेंकने की है, लॉन्ग जंप में ज्यादा लंबा जंप करने की है, क्रिकेट में ज्यादा रन्स बनाने की है, ठीक है, चेस में ज्यादा अच्छा माइंड चलाने की है, बैडमिंटन में हमें ज्यादा दूर फेंकने की तो है ही नहीं। ठीक है ना? जब हर चीज में डिफरेंशिएशन है, एजुकेशन में जब दुनिया की हर चीज इतनी ज्यादा डिफरेंशिएटेड है कि लोग अपनी अपनी स्किल्स के अनुसार अपना स्पोर्ट चूज करते हैं, अपना सबको अपना फील्ड चूज करते हैं, और उसके बाद जो रिजल्ट भी डिलीवर करने होते हैं वो हर फील्ड के अलग अलग तरह के हैं। जी। व्हाई जी। नॉट इन एजुकेशन? जी। व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन, सब जगह बंदरबांट क्यों स्टार्ट हो जाती है? सब एक ही चीज के पीछे क्यों भागते हैं? व्हाई? सिर्फ नंबर चाहिए कि जिसके नंबर ज्यादा हैं वो रेस में आगे जाएगा। एग्जैक्टली, एक ही मोटो है। जी। क्यों? व्हाई डिफरेंशिएशन इज नॉट देयर? जी। That is the basic problem. जी। So I am talking about realistic goal setting. जी। सर, जैसे इंडिया में और फॉरेन कंट्रीज में यही एक डिफरेंस देखने के लिए मिलता है हम्म, कि हम्म, इंडिया में ज्यादातर हम लोग रिटन वर्क पे फोकस करते हैं। हम्म, स्कूल्स में सिखाया जाता है कि आप बस कॉपीज में लिखो। कॉपीज जितनी ज्यादा फिल रहती हैं उतना ज्यादा बच्चा मतलब पढ़ रहा है वो। हम्म, जबकि मैंने देखा है कि फॉरेन कंट्रीज में है रिटन वर्क इतना नहीं होता। हम्म। तो वे लोग क्यों मतलब ऐसा कि इतना ज्यादा इंडिया क्यों नहीं कर पाती है इतना? इंडिया में ये सब चेंजेस कैसे हो? देखिए, चेंजेस किस तरह से हो सकते हैं तो बात की बात है ना, पहले तो हमें रूट लेवल पे समझना होगा कि प्रॉब्लम है क्या। जी। ठीक है ना? हम तो अभी उस कारण को ही नहीं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। जी। फादर कहता है कि मैंने जो पढ़ा मेरा बच्चा भी वही पढ़े। जी। डेवी कहते हैं कि अगर मैंने जो पढ़ा वही मेरा बच्चा पढ़ रहा है तो देर इज अ फेलियर, हाँ जी। तो प्रॉब्लम है। अब हो क्या रहा है ना कि we are preparing ourselves for the past. I जी। usually say, I usually say these words. ठीक है ना? और ये रियलिटी है। हम अपने आप को पास्ट के लिए तैयार कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए तो तैयार ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? अब मैं आपको कहूं कि 10,000 साल पुरानी जो शिल्प कला है उसको सिखाया जाए, जी।
उस शिल्प कला को सिखाया जाना चाहिए, क्योंकि वो तो बेसिक है किसी चीज का। हाँ जी। ठीक है ना, पहले लोग मंदिरों में पत्थरों पे तराशते थे। जी। और मैं कहूँ कि वो जो टैब पे बच्चा लिख रहा है वो बहुत ज़्यादा अपनी आंखें खराब कर रहा है, और वो स्क्रीन का यूज टू हो रहा है, वो लिखना नहीं सीख पाएगा। हाँ जी। हाँ जी। उसको लिखना सिखाया जाए। तो फिर साथ में मैं ये क्यों नहीं कहता कि वो जो प्राचीन 10,000 साल पहले की चीज है, जी। जिसमें वो पत्थरों पे तराशते थे, वो सिखाया जाए। जब जी। जी। आपने वो पत्थरों पे तराशना नहीं सिखाया आज की डेट में, उसको छोड़ दिया, जी। उसको छोड़ के आप मोर पंखी पे आए, फिर मोर पंखी को छोड़ के आप कलम पे आए, कलम को छोड़ के आप पेंसिल पे आए, पेंसिल को छोड़ के पेन पे आए, तो जी। पेन को क्यों नहीं छोड़ना चाह रहे? जी। माय क्वेश्चन। वो पेन सर को ये छोड़ चीज के आती है। आप टैब पे आइए, टैब को छोड़ के वॉइस नोट पे जाइए, वॉइस नोट को छोड़ के जी। एआई पे जाइए, वो आगे जी। बढ़िए। जी। आप पीछे जी। क्यों जा रहे हैं? हम आज भी 2700 बीसीई में अबैकस जी। इन्वेंट किया गया था। 2700 बीसीई, आप कर लीजिए कितने साल हो गए। जी। जी। 2000 अब चल रहा है, बिफोर कॉमन एरा की मैं बात कर रहा हूं, यानी 4700 ईयर ओल्ड टेक्नोलॉजी आज भी सिखाने की भीड़ भेड़ चाल में लगे हैं, और हम कह रहे हैं कि हम बच्चों को मैथमेटिक्स के नाम पे अबैकस सिखा रहे हैं। हाँ जी सर, अबैकस का बहुत। एंड देयर अबैकस। इज अ रैट रेस फॉर दिस अबैकस। जी। अरे भाई, उस शिल्प कला में क्या प्रॉब्लम है? वो भी सीख लो जा। बस Abacus is सर। not developing the concepts of a human being. It is just a tool to multiply plus and minus small digits. आज की डेट का न्यूमरेसी क्या आपको लगता है कि 2 डिजिट या 3 डिजिट तक सीमित है, या 4 डिजिट तक सीमित है? इज इट ऑफ एनी यूज? और क्या आप वाक्य में ही कंप्यूटर से ज्यादा तेज कैलकुलेट कर सकते हैं अबैकस सीखने के बाद? और कर भी सकते हैं तो वो किस काम का है? Because everything will be done by the data sheets, the data sets and the softwares. वो किस काम जी। का है? क्यों आप अपने ब्रेन को उस चीज पर इतने ज्यादा डेडिकेशन से लगा रहे हैं? किसी चीज को सीखने में कोई बुराई नहीं है। बहुत लोग ऑफेंड हो जाते हैं कि आप मना क्यों कर रहे हैं। मैं मना नहीं कर रहा, आप अपने पैशन से सीखें, बहुत अच्छी बात है। पुरानी चीजें अपने पैशन के लिए सीखें, बहुत अच्छी बात है। वो आपको जी। डेवलप होने में, आगे बढ़ने में हेल्प करती हैं, क्योंकि आपका माइंड एक क्रिएटिवली कुछ कुछ उससे कुछ सीखता है। बट आप उसको जिंदगी बना ले, प्रॉब्लम है। ठीक है ना, पीपल आर स्ट्राइविंग फॉर द कॉम्पिटिशन ऑफ अबैकस, ये वो पता नहीं क्या क्या हो रहा है। ठीक है ना, जी। अबैकस बुरा नहीं है, माइंड को स्ट्रांग करना बुरा नहीं है। बट ये मान लेना कि अबैकस कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, या कोई रियल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, या ये मान लेना कि आपको किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अबैकस हेल्प कर देगा, दिस इज अ बुलशिट। इट सर विल नॉट वैदिक हेल्प में यू। मैं एंड सब ये वैदिक मैथ सिखाती हैज हूँ। नथिंग टू डू विद वेदास, ये नाम ही गलत है। वैदिक मैथ कोई चीज थी नहीं हिंदुस्तान के अंदर। इवन जी। आर्यभट्ट के टाइम पे भी वैदिक मैथ कुछ नहीं था। ये कुछ 100-200 साल पुरानी कोई कोई एक पद्धति है, जो किसी ने शॉर्टकट्स के रूप में उसको वैदिक मैथ नाम दे दिया। नथिंग मोर देन दैट। ठीक है, वैदिक मैथ सिर्फ एक शॉर्टकट्स की टेक्निक है, नथिंग मोर देन जी। दैट। इससे बहुत बहुत लिमिटेड एरा में वैदिक मैथ काम करता है। कुछ कुछ लिमिटेड टाइप के कैलकुलेशंस हैं जी। जी। जिसमें वैदिक एग्जैक्टली। मैथ से आपको आंसर्स मिल जाते हैं। ठीक है ना, हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। बहुत बहुत लिमिटेड सिनेरियो है उसका। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से बहुत कम लेना देना है। ठीक है ना, जो वैदिक मैथ में हम इस तरह से क्रॉस करके जो सम करते हैं, जी। उसका कोई कोई लेना देना नहीं है। उसमें भी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, बट्स होते हैं। अगर आपका नंबर इस टाइप का है तो ये फॉर्मूला लगेगा, अगर इस टाइप का है तो नहीं लगेगा। इन जी। रियलिटीज इट इज नॉट सॉल्विंग एनीथिंग। और इवन आज की डेट में कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाले भी इतने स्मार्ट हो गए हैं, वो क्वेश्चंस ही ऐसे डालते हैं जो वैदिक मैथ से सॉल्व नहीं हो सकते। नहीं देखा है? होते हैं जी। एग्जैक्टली। वो बनाने वाले जो कैट का जो एग्जाम बनता है, या किसी नीट का एग्जाम बनता है, या कोई भी बड़े लेवल का एग्जाम बनता है, वो एग्जाम बनाते ही उस लेवल का है कि वैदिक मैथ से ना सॉल्व हो जाए, शॉर्टकट से ना सॉल्व हो जाए। ठीक है ना, उनको जी। रियल न्यूमरेसी स्किल्स चेक करनी होती हैं, रियल कंसेप्चुअल स्किल्स चेक करनी होती हैं। और जी। इन रियलिटी अबैकस के कैलकुलेशंस भी वहां पर काम नहीं आते, क्योंकि वहां पर वो मल्टीप्लिकेशन या स्पीड ऑफ कैलकुलेशन नहीं चेक करते। वहां पर वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी चेक करते हैं। जी। तो वो काम ही नहीं आते। जी। ठीक है ना।
ट्वेल्थ के मैथ्स में आप सोचें कि आप मल्टीप्लाई वैदिक मैथ से कर लें या टेंथ के मैथ में, तो भी वो काम नहीं आता, बिकॉज टेंथ का मैथ जो है वो स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन मांगता है, व्हाट आर द स्टेप्स यू हैव फॉलोड। जी ट्वेल्थ जी का मैथ भी स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन मांगता है, ठीक है। इवन जी एग्जाम में भी वो आपकी हेल्प नहीं कर रहा है, रियल लाइफ में तो कहीं हेल्प कर ही नहीं रहा है। दूसरी बात, बहुत ज्यादा टाइम हमें उसकी प्रैक्टिस में रहना पड़ता है। अगर हम हाँ प्रैक्टिस में 6 महीने भी प्रैक्टिस से आउट हो जाएं तो हमारी वो स्किल काम आनी बंद हो जाती है जी इमीडिएटली, ठीक है ना। वंस यू स्टॉप प्रैक्टिस, बिकॉज कहीं ना कहीं आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी। ब्रेन में कुछ नंबर्स को थोड़ी देर होल्ड करने की एक पावर डेवलप की है, जिनको आप जी कुछ देर तक होल्ड करके रख पाते हैं, और उसके बाद फिर उनको ब्रेन से लूज करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो जस्ट ये एक इस टाइप की एक स्किल है जो जी किसी टाइम में बहुत अच्छी थी, बिकॉज कैलकुलेटर्स नहीं थे या बहुत ज़्यादा जी टेक्नोलॉजी जी एडवांसमेंट नहीं थी, बट स्टेप बाय स्टेप वो आउटडेटेड हो गई। अब जी बात ये है कि मेरा कोई अबैकस से विरोध नहीं है, अभी बात उठी तो मैंने बात कर ली अबैकस की। ऐसी हजारों स्किल्स हैं जी जो हम ट्राई कर रहे हैं कि उनको वापस से जिंदा कर लें, बट हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। हम उन जी स्किल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड ना हो जाए, उन स्किल्स को सीख लें, समझ लें वो स्किल कैसे काम करती थी और उसका फ्यूचर में क्या योगदान हो सकता है, बस उतनी ही बात समझ लें। हम ये जी देख लें कि वो स्किल काम कैसे कर रही थी, उसके बेसिक्स क्या हैं, बेसिक्स जानना जरूरी है, ठीक है ना। जी फॉर एग्जांपल कंप्यूटर में जानना जरूरी है कि हाउ द 01 इज वर्किंग, तभी हम ट्रांसमीटर्स, नए कुछ नया इन्वेंट करना है तो हम नए ट्रांसमीटर्स बना सकते हैं, तभी हम कंप्यूटिंग को और ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। बट हम सोचें कि पूरा कैलकुलेशन ही हम 01 से कर लें नए सिरे से, तो वो मूर्खता होगी, बिकॉज उसमें नाना करते आपके 2-3 साल बेमतलब खराब हो जाएंगे। हाँ, उसको समझना जरूरी है, जी ठीक है ना। हाउ द बीड्स एंड स्ट्रिंग्स ऑफ वैदिक ऑफ अबैकस आर वर्किंग, उसको समझ के हम कंक्रीट नॉलेज डेवलप कर लें मैथमेटिक्स की, जिसको सीपीए बोलते हैं, जो सिंगापुर करता है, कंक्रीट पिक्टोरियल एब्स्ट्रैक्ट, जी ठीक है। वो उन्हीं बीड्स का यूज करके बच्चों को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी सिखाता है, टेंस अलग हो गए, वंस अलग हो गए, ठीक है। उसका एक अडेप्टेशन तो नहीं कहूंगा, एक बहुत ही ज्यादा सेम कैलकुलेटर का बहुत ही ज्यादा मॉडिफाइड कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जी जी तो वी नीड टू गो अहेड, नॉट इन द सर, पास्ट। अभी भी काफी सोच ऐसी है इंडिया में कि फॉरेन कंट्री में अगर जाएंगे तो हमारा बच्चा, अगर हम वहां चले जाते हैं तो हमारा बच्चा तो पेंसिल भी पकड़ना नहीं जानेगा। ये सोच अभी भी बनी हुई है। हाँ, इवन इवन बहुत सारे जो एनआरआईज आते हैं ना, तो वो कई बार ही कहते हैं कि वहाँ एजुकेशन बहुत बहुत डाउन थी, मतलब कि हम इंडिया में इसलिए एडमिशन करा रहे हैं क्योंकि इंडिया में बच्चों पे थोड़ा प्रेशर रहता है, यहाँ की जी एजुकेशन बड़ी अच्छी है, जी ऐसा माइंडसेट है, ठीक है। अच्छी बात है, आप अपने कंट्री के प्रति बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, दैट इज़ वेरी गुड थिंग, बट स्टिल हमारी एजुकेशन अगर बहुत अच्छी है तो फिर हमारे यहाँ से बेस्ट साइंटिस्ट्स या बेस्ट अर्थमेटिशियंस या बेस्ट डॉक्टर्स हमारे यहाँ क्यों नहीं पैदा हो रहे। हमारे यहाँ के लोग फॉरेन में जाके वहाँ की पढ़ाई करते हैं और फिर वहाँ अपने आप को बेस्ट प्रूव करते हैं, ठीक है। इंडियंस हर जगह फैले हुए हैं, हर सेक्टर के अंदर, हर कंट्री में इंडियंस का नाम है, बट इन रियलिटी अगर आप उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड उठाएंगे, या तो वो आईआईटीएंस आईएमईएंस हैं, या फिर वो हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड या प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से निकले हैं, या वो अच्छी यूनिवर्सिटीज में फॉरेन में पढ़े हैं। इंडियन एजुकेशन कोई बहुत ज़्यादा उनका नहीं है, ठीक है ना। जी तो वो बाहर जाके कुछ अपना लोहा मनवा पाते हैं, तो एजुकेशन उनकी कुछ हद तक बाहर है, एटलीस्ट ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन तो बाहर है, जहां से उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया है, जी जी ठीक है ना। सर, इंडिया में सर एक चीज जो मैंने देखी है कि हार्ड वर्किंग ज्यादा इंडियंस ही होते हैं। नहीं, नो डाउट मतलब हमारे खून में है हार्ड वर्किंग बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए हम लोग बाहर जाके तुरंत उनके हिसाब से अडेप्ट हो जाते हैं, वहाँ की पढ़ाई जी में हम तुरंत कुछ ना कुछ सीखना स्टार्ट कर लेते हैं और फिर वहाँ सेटल हो जाते हैं। देखो, प्रॉब्लम इंडियन एजुकेशन में नहीं है, जी जी जो इंडिया का अपना एजुकेशन है ना वो बहुत वास्ट था। जी प्रॉब्लम उस एजुकेशन में है जो हमारा है ही नहीं और हम अपना मान के बैठ गए हैं। वो हमारा है ही नहीं, था ही नहीं। हमारा एजुकेशन तो वो था जिसने आर्यभट्ट बनाया, जिसने भास्कर वन बनाया, जिसने भास्कर जी टू बनाया, ठीक है। हमारा एजुकेशन वो था, वो तो खंडित हो गया ना, हाँ वो जी तो खत्म कर दिया गया, तक्षशिला यूनिवर्सिटी को जलाया गया, ठीक है।
पूरी 100 ईयर्स के अंदर पता नहीं 100+ यूनिवर्सिटीज को बर्न आउट किया गया, ठीक है। तो वो था हमारा एक्चुअली एजुकेशन। हम जो आज की डेट में अपना एजुकेशन मान के बैठे हैं वो ब्रिटिशर्स के द्वारा थोपा हुआ, लॉर्ड मकाले का थोपा हुआ एजुकेशन है। और लॉर्ड मकाले चाहते ही थे कि एक ऐसा एजुकेशन हो that is Indian in blood and color, but English in tastes, in opinions, in morals and in intellects। तो वो चाहते ही थे कि ऐसा एजुकेशन इंडिया में अप्लाई किया जाए जो कि ब्लड और कलर में तो इंडियन हो, जी। बट जिसका टेस्ट, ओपिनियंस, मोरल्स, मॉरल वैल्यूज और इंटेलेक्ट वो इंग्लिश हो। इंग्लिश। उस समय की जरूरतों के हिसाब से वो सिर्फ और सिर्फ कुछ ऐसे लोग, ऐसे एम्प्लॉयज बनाना चाहते थे जो उनके एडमिनिस्ट्रेशन में उनको हेल्प करें, उससे ज्यादा आगे ना बढ़े। तो वो उनकी जी। सोच थी। हाँ जी। बाद में ब्रिटिशर्स ने ही इंडियन एजुकेशन से बहुत कुछ सीखकर वहाँ इंग्लैंड में कुछ चीजें अप्लाई करी, हमारे यहाँ से सीखकर वहाँ अप्लाई करी, बट यहाँ उन चीजों को खत्म कर दिया गया, ठीक है। जी। लाइक साउथ इंडिया में बहुत सारे, हर गांव के अंदर दुनिया भर के स्कूल्स हुआ करते थे, 1000+ स्कूल्स अंदर, ठीक है। जी। तो वो सब कैसे चल रहे थे, छोटे छोटे स्कूल्स अलग अलग प्रांतों में, जबकि इंग्लैंड के अंदर वैसे स्कूल्स नहीं थे। तो उन्होंने वो पूरा फॉर्मूला, वो जो पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ से देखा, उसको वहाँ पे अप्लाई किया कि ऐसे छोटे छोटे स्कूल्स होने चाहिए जिससे कि एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाई जा सके। बट हमारे यहाँ के स्कूल्स को खत्म कर दिया गया। एक एक इंटेंट था, क्योंकि उस समय भारत एक गुलाम देश था, तो वो एक इंटेंट था कि इसको खत्म करना है, ठीक है। यहाँ की जो अपनी प्राचीन चीजें हैं, एंशियंट पास्ट जो है, उसको खत्म करके अपना अप्लाई किया जाए ताकि हम एक लंबे टाइम तक राज कर सकें। उसके बाद परिस्थितियां बदली, वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2, फिर इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, क्योंकि वहाँ जो डेमोक्रेटिक सपोर्ट था पब्लिक का वो टूटने लगा, पब्लिक शांति चाहती थी, ठीक है। तो धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। गांधी जी का जो स्ट्रगल था वो काम आया, ठीक है ना। और जो उनका फ्रीडम मूवमेंट था, उस जो एजुकेशन है, वो जी। कुछ कदम लिए गए उसको बदलने के लिए, बट बहुत ज्यादा बदलाव उसमें नहीं हुए, नहीं हुए। ठीक है। बहुत बड़े बदलाव नहीं हुए, बदलाव हुए कुछ छोटी छोटी चीजें अडेप्ट की गई, ठीक है। टाइम टाइम पर एजुकेशन पॉलिसी बदलती रही, बट बहुत ज़्यादा ज़रूरी बदलाव नहीं हुए। अभी अच्छा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है वो पूरी तरह से बदलती है सब पुरानी चीज़ों को, जी। ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि एक पुनर्जन्म हो रहा है, जी। बट उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, कितना फास्ट होगा, वो देखने वाली बात है। फिर अभी पॉलिसी के अंदर बहुत सारी चीज़ें एज इट इज़ फॉरेन से इंडिया में अप्लाई की गई हैं, ठीक है ना। अब वो इंडियन अडेप्टेशन उसका कितना अच्छा है कितना खराब है, वो टाइम जी। आने पर पता चलेगा। उसके हिसाब से टाइम टू टाइम पॉलिसी को भी अपडेट होना पड़ेगा, और उस अपडेशन में क्या अच्छी चीज़ें होंगी क्या खराब होंगी वो भी टाइम बताएगा। तो चीज़ें फ्यूचर में हो सकता है बदलें। जी। 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 तो सर, मैं ये पूछना चाहूंगी कि आपके अकॉर्डिंग सर कैसे एक स्टूडेंट्स पॉजिटिव रह सकते हैं सर, जैसे आप अपने स्कूल में अपने स्टूडेंट्स को कैसे मोटिवेट करेंगे कि कैसे वो पॉजिटिव रहें। मतलब बहुत से मैंने देखा है स्टूडेंट्स बहुत नेगेटिव हो जाते हैं एग्जाम्स टाइम में या कोई चैलेंज फेस करते हैं, तो हम्म। बहुत नेगेटिविटी उनके माइंड में आ जाती है, तो कैसे वो पॉजिटिव रह सकते हैं। देखो, पॉजिटिव होने का ना सिर्फ एक ही चीज होती है, दैट इज गोल सेटिंग, जी। ठीक है। जी। इफ यू हैव सम रियलिस्टिक गोल्स, जी। तो पॉजिटिविटी अपने आप आती है। मैंने पहले भी बात करी कि जी। द गोल्स शुड बी देयर, ठीक है ना। अगर वही स्टूडेंट का हम एक रियलिस्टिक गोल सेट कर दें, जी। ठीक है ना। एक स्टूडेंट को हम दे दें कि ओके योर गोल इज टू सॉल्व सम प्रॉब्लम। अब वो प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व अगर करना है तो बच्चे को सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, जी। ठीक है ना। कोई भी प्रॉब्लम किसी एक एंगल से सॉल्व नहीं हो सकती। अगर जी। प्रॉब्लम वाकई में आपको सॉल्व करनी है तो जी। आपको हर कड़ी पकड़नी पड़ेगी। जी। अगर आपको सिर्फ दिखावा करना है कि ओके मेरे को ये काम करना है तो हो जाएगा,
लेकिन अगर वाकई में प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो आपको साइंस को भी हाथ लगाना पड़ेगा, आपको हिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी, आपको मैथ भी पढ़ना पड़ेगा, आपको लैंग्वेज भी पढ़नी पड़ेगी, आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना? तो बेसिकली उसको एक प्रॉब्लम के पीछे भगा दो। जी ये बड़ा छोटा सा फॉर्मूला है। जी फिर वो अपनी यात्रा खुद तय करेगा, अपने आप मोटिवेशन आएगा, अच्छा मेरे को ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं क्या टेक्नोलॉजी यूज कर सकता हूँ, अच्छा मैथमेटिक्स क्या कितना लगेगा, कितना कैलकुलेशन है, कितना बड़ा डेटा है, कितने लोग हैं जो इस प्रॉब्लम से परेशान है, उसको सॉल्व करने के लिए हमें कितने रिसोर्सेज चाहिए, तो मैथ्स लगना स्टार्ट हो गया। ठीक है ना? जी साइंटिफिक एस्पेक्ट हम उसका देखना शुरू करेंगे, हम उसका रिलीजियस एस्पेक्ट भी देखना स्टार्ट करेंगे, फिर हम उसमें लैंग्वेजेस देखेंगे, लैंग्वेज बैरियर्स क्या हैं, कौन कौन सी लैंग्वेज के लोग हैं। ठीक है ना? तो हम लैंग्वेज भी अपने आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, उसमें हम उसकी हिस्ट्री में भी जाएंगे, अच्छा कितनी पुरानी प्रॉब्लम है क्या नहीं है। ठीक है, शुरुआत कब से हुई, उसको हम कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग असेसमेंट अगर बच्चे में इतनी पैदा हो जाए कि मेरा एक गोल है और ये प्रॉब्लम है और इसको सॉल्व करना ही मेरा गोल है, जी 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 तो और पूरी इस नॉलेज बच्चे की उसमें लगती है और मोटिवेशन ऑटोमेटिकली आता है, कोई कोई बाहरी मोटिवेशन की जरूरत जी नहीं है। जी ठीक है ना? वो कहते हैं ना मोटिवेशनल गुरु हूं मैं तो बड़ा, पर वो एक्चुअल में कोई मोटिवेशनल गुरु नहीं होता। मोटिवेशन वही होती है जो अंदर से निकले। अंदर आपका से मन कर रहा है ना काम करने का किसी भी पर्पस के लिए, तो वही मोटिवेशन है, वो आपको ना बीमार पड़ने देगी, ना थकने देगी, ना सोने देगी, ना जागने, कुछ नहीं। आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, दैट्स इट। आप देखते हैं कितने, अभी गांधी जी को क्या मोटिवेशन थी, उनको बस ये था कि ये प्रॉब्लम है भाई साहब, ये हमें गुलाम बना रखा है। जी ठीक है? तो पूरा जो उनका इंडिपेंडेंस मूवमेंट जो था, वो उस मोटिवेशन के साथ ड्राइव होता है। उसके लिए वो अनशन भी करते हैं, उसके लिए वो हाथ में लाठी लेके भी चल देते हैं, उसके लिए वो चरखा भी चलाते हैं, उसके लिए वो सब कुछ करते हैं, उसके लिए वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात करते हैं, मल्टीपल टाइम बातचीत होती है। ठीक है? उसके लिए वो पॉलिटिक्स में भी उतरते हैं। ठीक है? सब कुछ करते हैं उसके लिए वो, और जब तक नहीं मिल जाती तब तक वो लड़ते रहते हैं। जी तो बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग असेसमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। और यही प्रॉब्लम सॉल्विंग से ही स्कूल बचाता है, बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम्स मैं हैंडल कर लूंगा, तुमने तो बस मार्क्स लाने हैं। जी 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 पेरेंट्स भी बचाते हैं, बेटा तेरी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुझे पानी भी मैं तुझे तेरी टेबल पे पकड़ाऊंगा। ठीक है ना? तू तेरे को बस पढ़ फोन ले ला दूंगा, तुझे मैं लैपटॉप ला दूंगा, सब कुछ कर लूंगा, तू बस पढ़ ले, तेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जी जी जिंदगी भर नहीं प्रॉब्लम से लड़ पाता है, वो कतराता रहता है, अरे प्रॉब्लम ना आ जाए लाइफ में, बस उसका दिल ऐसे धक 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 करता है ना, यार मेरी लाइफ में प्रॉब्लम ना आ जाए कोई। जी 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 हमने वहीं से शुरुआत एक एक कमजोर नींव की कर दी कि प्रॉब्लम से बचा रहे हैं हम बच्चे को। जी जी Why don't we give him the opportunity, give him the freedom कि बेटा okay, this is a small problem, solve it yourself, it is your duty, you need to solve it yourself। डिपेंडेंसी नहीं रहनी। यहीं पे फॉरेन कल्चर डिफरेंट हो जाता है, वहां शुरू से इंडिपेंडेंस, योर लाइफ, योर आइडेंटिटी। ठीक है, अमेरिका में प्रीवेसी और योर लाइफ एक एक लिमिट से ज़्यादा आगे बढ़ जाता है, तो हम जी फिर उससे बचते हैं। ठीक है, वो भी एक प्रॉब्लम है, वो इतना आगे बढ़ जाता है कि पेरेंट्स की कोई वैल्यू ही नहीं है। ठीक है ना? वहाँ उनकी इंडिविजुअल लाइफ हो जाती है, वो बिल्कुल 18 साल के बाद तो बिल्कुल ही कट जाता है बच्चा। ओके, हमें वहाँ भी नहीं जाना, बट हम एक बीच का एक बैलेंस्ड वे तो ढूंढ सकते हैं ना। जो जी अच्छी चीज इधर की है, इधर का कल्चरल माइंडसेट जो है हमारा बहुत अच्छा है, हमारी रूट्स बहुत अच्छी हैं, हमारे संस्कार अच्छे हैं। ठीक है, वहाँ का एजुकेशन, वहाँ का डेवलपमेंट, वहाँ की इंडिविजुअल आइडेंटिटी। ठीक है, वहाँ का रिसर्च माइंड बहुत अच्छा है। तो हम एक बीच में कहीं आ जाएं और एक 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 सेंटर माइंडसेट पर आ जाएं, बच्चे को एक सेंटर माइंडसेट पे ले आए, बैलेंस कर दें। ठीक है ना? कोई भी कल्चर परफेक्ट नहीं है अपने आप में। Every culture has some drawbacks, and every culture has some good things. Same with India. India has hundreds and numerous of good things, but जो बुरी चीजें हैं उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सिमिलरली अमेरिका हैज हंड्रेड्स ऑफ गुड थिंग्स, बट वहाँ की भी बुरी चीजें उनको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जी और हम जी दोनों के बीच में एक एक बैलेंस क्रिएट कर दें, ये एडुकेटर का काम होना चाहिए। 360 जी डिग्री व्यू हम दे दें, क्रिटिकल थिंकिंग बच्चे में डेवलप करें। जो 21st सेंचुरी स्किल्स हैं, critical thinking, communication, collaboration, creativity,
एंड आपका एंड करेक्टर। ठीक है, तो ये 5 इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं जो जी 21st सेंचुरी में एनी हाउ रिक्वायर्ड है। तो अगर हम बच्चे में सही ढंग से इन सब चीज़ों की समझ डेवलप कर दें, अच्छी जी कम्युनिकेशन हो, कोलैबोरेट करके चलना चाहे। कोलैबोरेट मीन्स आजकल क्या हो गया ना कि हर बच्चा मानता है कि मेरे को परवाह नहीं है किसी की, मैं तो अपने आप में रहूँगा। ठीक है ना? हम कोलैबोरेट करना ही नहीं चाहते, अरे नहीं उसके साथ नहीं बन रही, छोड़, हटाओ उसको। बन रही या नहीं बन रही, यू नीड टू कोलैबोरेट। पहले भारत में बड़े परिवार चलते थे, कोलैबोरेशन से चलते थे। कितने बड़े-बड़े परिवार चलते थे। जी आज जी हम सिकुड़ते चले जा रहे हैं। ठीक है ना? जी चलो कोई बुराई नहीं है उसमें, जी वो अपनी-अपनी इंडिपेंडेंस है। ठीक है? वो अच्छी चीज़ भी है उसमें कि हमें अपना स्पेस मिल जाता है। बट व्हेन इट कम्स टू कोलैबोरेशन जी फॉर अ ग्रेटर कॉज़, फॉर अ बिगर कॉज़, हमें आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है ना? किसी अच्छी चीज़ के लिए हम कोलैबोरेट कर सकते हैं, तो हमें करना चाहिए। अब बच्चों में क्या हो गया है कि उन्होंने बचपन से देखा ही नहीं कि कैसे कोलैबोरेट करना है, कैसे मिल के चलना है। वो बस अपने बुक्स के साथ, अपने टेक्स्ट बुक्स के साथ ही सिकुड़ के रह गए। ठीक है ना? जी उन्होंने देखी नहीं वो चीज़ समझी नहीं, कैसे बढ़ना है, कैसे चलाना है। तो बट फिर सर वो एक जो डिफरेंस मैंने देखा है एजुकेशन में कि हुँ, पहले बच्चे मोर फोकस्ड होते थे। हुँ, आज आजकल बच्चों को ये डर ही नहीं है कि जो कि अलाउड ही नहीं है, टीचर्स को हाथ लगाना डांटना हुँ, बिल्कुल अलाउड नहीं है। हुँ, लेकिन पहले बच्चों को, अब हम लोग भी अपने बचपन में, मतलब हुँ, ठीक है, अगर हुँ, आप लेसन लर्न करके नहीं आओगे तो हुँ, डांट पड़ेगी, आप पिटोगे, तो आपको एक डर होता था कि हुँ। आज मुझे लेसन लर्न करना है क्योंकि मुझे स्कूल में जाके डांट पड़ेगी। पर हाँ, वो अब स्टिक एक चीज ये स्टिक एंड खत्म होती कैरट, जा उसको हम बोलते हैं स्टिक एंड कैरट। ठीक है? जी आप किसी लालच या किसी डर से ही पढ़ रहे हैं, जी अपने लिए नहीं पढ़ रहे हैं। जी देखो कोई भी चीज़ आती है सामने या कोई भी नया कॉन्सेप्ट आता है, उसके पीछे वजह होती है। ठीक जी है? अब उसका मैं पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको समझाता हूँ। जी पुराने ज़माने में बच्चे पुराने ज़माने में भी मारने का कोई नियम नहीं था, हमारे गुरुकुल एजुकेशन में जी डिसिप्लिन होता था, बट कोई मारने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी, जी जी क्योंकि उस समय सिर्फ़ कुछ ही लोग पढ़ते थे और जी वही लोग पढ़ने के लिए आगे आते थे जिनका पढ़ने में इंटरेस्ट होता था। जी तो पूरा एजुकेशन इंटरेस्ट बेस्ड था। हर कोई पढ़ता नहीं था, हर पेरेंट पढ़ाता नहीं था। फिर जी पढ़ने के लिए घर से मीलों दूर जाना पड़ता था, जंगलों में से एक-एक डेढ़-डेढ़ साल लोग ट्रैवल करके किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में पहुँचते थे। चाइना से बहुत सारे ट्रैवलर्स आते थे, लाइफ रिस्क होता था, कई बारी जानवर खा जाते थे लोगों को, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी। हिस्टोरिकल एविडेंसेस हमारे पास हैं, बहुत सारी बुक्स हैं जो ये इन बातों को कोट करती हैं कि कितना रिस्क टेकिंग था एजुकेशन लेना। जी तो फिर भी वो पहुंचते थे अपनी जिज्ञासा के लिए, वो कुछ जानने की इच्छा होती थी उनको, इसलिए वो पढ़ने जाते थे। ठीक है ना? अभी जो मारने की नौबत आती थी वो रीजन था जी कि अब वो बच्चे की जानने की इच्छा नहीं है, पेरेंट की इच्छा है, तू पढ़। तू पढ़ वो फोर्स्ड एजुकेशन हो गया एक्चुअली। जी ठीक है ना? बच्चे का बचपन भी खराब हो गया, सब कुछ हो गया। ठीक है ना? आपसे ही मैं पूछता हूँ, आपने अपने बचपन को कितना एंजॉय किया, सीरियसली बताना। सर हमारे टाइम में तो फिर भी एक्टिविटीज थी, मतलब आउटडोर एक्टिविटीज थी, मोबाइल नहीं होते थे, फोन नहीं हम्म, होते थे, तो फिर भी था कि हम लोग बाहर खेलने जाते थे। हम्म। आजकल बच्चे मोबाइल टीवी और लैपटॉप में हाँ, इतना चलो वो बिजी तो हो, वो टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट है, उसमें हम बाद में आते वो हैं। टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट है। वो एक अलग अलग सिनेरियो में चली जाती है पूरी कहानी, लेकिन मैं ये कह जी रहा हूँ कि जिन बच्चों को मार पड़ती थी, जी जी क्या वो हम बच्चे डर में लाइफ निकली है। क्या डर वो डर बच्चे के कुछ स्कूल गए। ज़्यादा ही कुछ हो गए कि मतलब कि एक एक लिमिट से ज़्यादा पड़ गए? नहीं ये नहीं नहीं, वो पढ़ेगा तब भी बच्चा उतना ही जितना। उतना ही पढ़े वो, ठीक है, जितना पढ़ सकते थे, जितनी उनकी कैपेसिटी थी। ठीक है जी ना? एक बॉटल है, इसमें मैं कहूँ कि नहीं जी 5 किलो पानी डाल दूँ मैं, जी नहीं होगा। नहीं डल पाएगा ना। जितनी उसकी जितनी उसकी कैपेसिटी है कैपेसिटी है। उतनी डल जाएगा। तो दिशा देना तो ज़रूरी है। हल्का डाँट के आप दिशा दे लें उसको, मतलब कि मल्टीपल टेक्नीक्स के साथ दिशा दे लें, वो ज़रूरी है, बट फ़ोर्स के साथ एजुकेशन नहीं हो सकती। जी
ये तो बड़ी इंटरनल चीज है। जी। जब आपको अंदर से एक लगन लग जाएगी ना, आप रॉकेट बन जाएंगे। जी। जब आपके अंदर आग लगेगी ना, तो आप रॉकेट बन जाएंगे। जब आपके अंदर है ही नहीं, मैं एक माचिस की तीली पे आग लगा दूं, क्या वो रॉकेट बन जाएगी? नहीं बन नहीं। सकती, वो नहीं बन सकती। तो ये तो बहुत अंदरूनी चीज है। इसलिए बहुत सारी रिसर्चेस के द्वारा ये चीज सामने आई कि मारना इज नॉट अ सॉल्यूशन। जी। मारा क्यों जा रहा था? क्योंकि वो ब्रिटिशर कॉन्सेप्ट था, वो फोर्स करते थे, अरे करो ये काम करो। ठीक है, बच्चों को उनको उनको प्रेशराइज उनको एक किया मैन पावर चाहिए थी। वही मैंने कहा कि पीछे से चीजें आई, हमने उनको काफी हद तक ऐसा ही आगे कंटिन्यू कर लिया। जो समय समय पर जरूरी बदलाव होने चाहिए थे वो नहीं किए। तो ब्रिटिशर्स कहते थे कि भाई इतने लोग हमें मुनीम चाहिए, या जी। इतने लोग हमें इस पोजीशन पर चाहिए, इनको तैयार करो। जी। जी। ठीक है, जैसे आज जानवरों को बांध दिया जाता है, अच्छा जी इतना मांस चाहिए, ठीक है जी, ले जाओ, उनको पैदा करो, उनको ले जाओ। ठीक है, क्योंकि वो पूरा एक इंडस्ट्री उस पर खड़ा है। उस समय जो एशियन कंट्रीज थे वो प्रोडक्ट थे, हमारी जो मैन पावर थी वो एक प्रोडक्ट थी। और जो पूरा ब्रिटिशर्स का जो अंपायर चलता था, जो वो पूरा बिजनेस था, वो इसी पर चलता था, इसी ईंधन पे चलता था। तो हमें तो मैन्युफैक्चर किया जाता था और फोर्सफुली कुछ चीजें सिखाई जाती थी। जी। ठीक है ना? कॉलेजेस भी इंडिया में क्यों खोले गए, स्कूल्स भी क्यों खोले गए उस समय? इसीलिए कि ये जो पीपल इन ब्लड एंड कलर इंडियन हो, और बट वो टेस्ट, ओपिनियंस, मॉरल्स एंड इंटेलेक्ट में इंग्लिश हो जाएं, वो फोर्सफुल एक मैन्युफैक्चरिंग करनी थी। होता क्या था ना कि वहां से ये लोग लेकर आते थे बहुत सारे एम्प्लॉयज, वो महंगे पड़ते थे जी। उनको। और फिर उनका, अब वहीं के अपने लोग हैं, नेटिव पीपल हैं, उनको सेफ्टी भी देनी है, सब चीजें करनी है, फिर उनकी लाइफ पे भी ज्यादा रिस्क रहता था, प्रॉफिटेबिलिटी उतनी नहीं आ पाती थी। तो ये जी। हुआ कि भाई यहीं के लोग कुछ तैयार किए जाएं और इन इन फील्ड्स में लगा, तो उसके लिए ये पूरी जो है कॉलेजेस और फिर लैंग्वेज बैरियर्स थे कि चलो यहीं के लोगों को लैंग्वेज सिखा दी जाए और ये पर्टिकुलर चीज़ें सिखा दी जाए ताकि हमारा काम चलता रहे। तो इसीलिए कॉलेजेस और स्कूल्स और ये सब पूरा रेलवे का जो पूरा नेटवर्क है बिछा, उसके पीछे पर्पस वही थे, बिजनेस करना था। पहले पढ़ाई पे भी सर ज्यादा ही फोकस किया जाता था कि अगर किसी बच्चे को पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, उसको किसी पर्टिकुलर एक स्पोर्ट में जाना है, तो उसको इतना सपोर्ट नहीं मिलता था। अरे वो अब माहौल बन गया ना, माहौल वहीं से बना, मैं वही कहना चाह रहा हूँ। ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि इंडियंस स्पोर्ट्स में जाएं, ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि इंडियंस किसी और चीज में जाएं, साइंस में जाएं, रिसर्च करें, कुछ अच्छे एरोस्पेस में कुछ जाकर करें, दे वो नहीं चाहते थे। तो उन्होंने पूरा एक तरह से 200 साल 300 साल लगाम लगा के रखी भारतीयों जी। पर। वो जी। लगाम हमारी आदत में बदल गई। ठीक है ना? वो जी। कहते हैं ना कि पहले कोई चीज एक जरूरत के तौर पे आती है, फिर वो आदत बन जाती है, फिर वो परंपरा बन जाती है, और एक दिन वही चीज कन्वर्ट होके धर्म बन जाती है। ठीक है जी। ना? तो आज जो एजुकेशन है हमारी पास, वो एक परंपरा बन चुकी है कि ऐसा जी। ही होता आया है और ऐसा ही होना चाहिए। हम सोच के बैठ गए हैं कि ऐसा ही होना चाहिए। पूरी 3-4 जनरेशन्स के दिमाग में एक ही चीज है, जी। वो कैसे निकलेगी? प्रॉब्लम वो है। जी। जी। देयर इज अ ह्यूज गैप बिहाइंड द रीजंस एंड द रियलिटी। हाँ जी। ठीक है ना? रियलिटी कुछ और है और वो जो कर रहे थे उसके रीजंस कुछ और थे। ठीक है, वो जो पास्ट से चला आया। जी। ठीक है, वो एक कहानी है कि एक बारी आर्मी पर्सन्स, कुछ सोल्जर्स थे, तो उनको उसमें से किसी एक बंदे को ड्यूटी दी गई कि भाई ये एक बेंच पड़ा है, जी। यहाँ पे आपको ड्यूटी देनी है। ठीक है, तो उसने पूछा कि यहाँ पे क्यों, यहाँ क्या शत्रु दुश्मनों का कुछ ज्यादा खतरा है या कुछ? कह रहे नहीं, पता नहीं, पर ये ड्यूटी मेरा बॉस भी देता था यहाँ पे। ठीक है ना? अच्छा। तो उस लड़के को क्यूरियोसिटी थी, उसने कहा चलो पूछते हैं कि यहाँ पे ड्यूटी क्यों देता था बॉस। ठीक है, इस जी। बेंच के पास खड़े रहने की ड्यूटी थी कि बेंच के चारों तरफ आपने देखते रहना है, कोई इसको टच ना करे बेसिकली। जी। ठीक है, वो ब्लैक कलर का एक बेंच था, पेंटेड बेंच था।
तो वो अपने बॉस से पूछता है, तो बॉस कहता है कि मेरा बॉस भी यहाँ ड्यूटी देता था। अच्छा जी। जी। तो वो उससे भी पूछता है। करते कराते 3-4 लेवल के बाद वो बंदा मिल जाता है जिसने एक्चुअली उस वहां पे ड्यूटी शुरू करवाई थी। शुरू तो वो कराई थी। पूछता है, अब 8 साल हो गए थे इस बात को, 8 या 10 साल हो गए थे, वहां ड्यूटी दी जा रही थी लगातार। तो वो उससे पूछता है कि सर, क्या आप मेरे को बता सकते हैं कि वहां बेंच पे आज भी जो है ना, मेरी मेरी ड्यूटी लगी है, तो वहां पर उस बेंच पे ऐसा क्या खतरा है, हम उसको क्यों ध्यान देते हैं कि वो आज भी वहां ड्यूटियां लगती हैं। जी। अरे क्या, उस बेंच का पेंट आज तक सूखा नहीं? तो वहां से पता लगता है कि भाई जब वो बंदा ड्यूटी वहां पे करता था तो उस बेंच को पेंट किया गया था, तो उसको उसके बॉस ने बोला था कि इस बेंच को कोई हाथ ना लगाए क्योंकि पेंट अभी गिल्ला है, तो आप जी। यहीं खड़े रहना। ठीक है, अगले दिन उसकी जो है उसका रिटायरमेंट डे था, नेक्स्ट डे उसका रिटायरमेंट डे था, वो बंदा रिटायर हो गया वहां से। लेकिन वो परंपरा बन गई, अगली 8 जो है ना जॉब्स चेंज होती रही, 8 साल तक वो जो है वो परंपरा बनी रही कि भाई आपको वहां पे ड्यूटी देनी है। रीजन, जिस बंदे को रीजन पता था वो रिटायर हो चुका था। किसी ने रीजन जानने की कोशिश ही नहीं की किसी ने कि रीजन जानने आगे। की कोशिश ही नहीं करी, बस ये था कि वहां पे ड्यूटी दी जाती है। जी। ठीक है, किसी को कोई मतलब नहीं था। ये 8वां बंदा आया जिसने रीजन एक्चुअल में जानने की कोशिश करी। ठीक है, तो ऐसे ही सब चीजें चलती हैं। कोई नहीं रीजन जानने की कोशिश करता, कई कई पीढ़ियां चीजें बढ़ती चली जाती हैं, आगे बढ़ती चली जाती हैं, और हमें रियल कॉज नहीं पता होते किसी भी चीज के, और फिर वहीं से प्रॉब्लम खड़ी होती है सबसे बड़ी। जी। ठीक है, तो एजुकेशन का भी सेम वही सीन है कि कर रहे थे हमारे ग्रैंडफादर भी वैसे ही उसी सिस्टम से पढ़ के आए, फिर हमारे जी। फादर भी वहीं से आए, हम भी वही करें। तो हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा भी सेम वैसा ही करे। दिस इज द बिगेस्ट बुलशिट। वो नहीं करेगा और नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, जी। बिकॉज थिंग्स आर चेंजिंग वेरी फास्ट जी। एंड वी जी। नीड टू चेंज आवर सेल्फ। सर एट द लास्ट वी वांट आई वांट टू आस्क कि सर जैसे वी आर इन 2025 नाउ, तो क्या रिजोल्यूशन एक टीचर को लेना चाहिए कि अपने क्लास एनवायरनमेंट को पॉजिटिव रखने के लिए, कि क्लास एनवायरनमेंट उसका पॉजिटिव रहे, तो क्या रिजोल्यूशन दिस ईयर एक टीचर को एक देखो, लेना चाहिए? पहला रेजोल्यूशन उसको यही लेना चाहिए कि आई एम नॉट अ टीचर, जी। आई एम ऑल्सो अ लर्नर। मेरा जी। स्टूडेंट भी लर्नर है, मैं भी लर्नर हूँ, और हम कुछ ऐसा करें कि हम अपने अपने एक्सपीरियंसेस से सीखें। ठीक जी। है, आप मतलब कि बच्चों के एक्सपीरियंसेस से टीचर सीखे, टीचर के एक्सपीरियंसेस से बच्चा सीखे। हम अल्टीमेटली एक्सपीरियंसेस ही काउंट ऑन करते चले जाएं तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हो जाते हैं। ठीक है, जी। द प्रॉब्लम इज कि एक्सपीरियंसेस को ही रोका जाता है, बेटा तूने ये नहीं करना, तूने ये नहीं करना, तूने ये नहीं करना। ठीक है, बच्चे के दिमाग में इतने चेक्स डाल दिए जाते हैं, इतने सारे नहीं डाल दिए जाते हैं जी। कि वो एक्सपीरियंसेस ही नहीं ले पाता। लेट हिम डू। जी। ठीक है ना, मुझे याद है कि मैंने कोचिंग सेंटर खोला था। उस समय गवर्नमेंट की एक स्कीम में हमने काम किया, तो स्टूडेंट्स आते थे, तो मैंने बहुत सारे सिस्टम लाके कंप्यूटर कोचिंग का मैंने खोला था। ठीक है, तो बहुत सारे सिस्टम्स लाके रख दिए थे और बच्चों को खुली अपॉर्चुनिटी दी थी। ओके, ओपन द सिस्टम्स, असेंबल इट, जो मर्जी करो, डू, करो, करके देखो। जी। ठीक है, रैम निकालो, लगाओ, पानी में डालो, जो मर्जी करो। ठीक है ना, मैंने 10-15 सिस्टम ऐसे ही लाके रख दिए थे कि करो, गेट द एक्सपीरियंसेस एंड लर्न। उससे जी। ज्यादा लर्निंग कुछ नहीं हो सकती। ठीक है, हम एक ऐसा एनवायरनमेंट दे दें जहां बच्चे को अपॉर्चुनिटी हो, मुझे करना है, वो देखते ही प्रोवोक हो जाए। कल जी। अभिषेक जी के सेशन में हमने देखा कि उन्होंने एक ऐसा एनवायरनमेंट दिखाया कि जी। बच्चा ऑटोमेटिकली प्रोवोक हो जाए। ठीक है, दिस इज द ओनली रेजोल्यूशन दैट कैन बी टेकन। इसकी जो रूट्स हैं इस जी। रेजोल्यूशन की, दैट ऑल्सो कम्स फ्रॉम आवर गुरुकुल सिस्टम एज वेल। जी। और जो गुरुकुल सिस्टम हमारा रहा है वो डिबेट्स, डिस्कशन बेस्ड रहा है। जी। ठीक है, हमारा अपना जो सिस्टम था दैट वाज वेरी वास्ट होते थे। ये एक्चुअली एक्चुअली इन रियलिटी अगर आप वाकई में ही बुक्स पढ़ने के कोई आदमी शौकीन है और वो थोड़ा डीप डाइव करे तो वो पाएगा ये सब लोग एक तरह के वैज्ञानिक थे। जी।
ठीक है ना। तपस्या का असली मतलब ये नहीं होता था कि वो आंख बंद करके कई कई दिन बैठा ही है। आंख बंद करके नहीं बैठते थे वो कई कई दिन, वो खोजते रहते थे। आज इधर चले गए, वहां कोई धातु मिल गया, उसको खोजते रहे, उसकी क्या क्या कैपेबिलिटीज हैं उस धातु की। देखो उस समय हमारे पास कोई वो टेबल तो थी नहीं, पीरियोडिक टेबल, कि हमें जी एग्जैक्ट उनके कोई केमिकल कॉम्पोजिशंस पता है या फॉर्मूलाज पता है। तो जस्ट उनके लिए कुछ मैजिकल चीजें होती थी, वो बस उसको शक्तियों से जोड़ लेते थे। अच्छा इस धातु की ये शक्ति है, इसकी ये जी शक्ति, ठीक है ना। वो कहीं ना कहीं अधूरा विज्ञान था, तो हम उनको मान लेते थे कि ठीक है, इस देवी की कृपा से ये हुआ। अनुष्ठान करते थे, वो देवी को पूजते थे या किसी गॉड को पूजना, और उससे फिर कभी कोई कामयाबी हासिल हो जाना, कोई ऐसा धातु मिल जाना जिसमें कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है ना, तो उसको उससे जोड़ लिया जाता था कि ये इनकी कृपा से मुझे ये सिद्धि प्राप्त हुई है या शक्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, फिर उसको वो आगे अपने अनुयायियों को, अपने शिष्यों को आगे डिस्ट्रीब्यूट करते थे, जैसे द्रोणाचार्य ने अर्जुन को दिया। तो इस टाइप से ये पूरा एक इकोसिस्टम चलता था। बट इन रियलिटी वो लोग एक तरह के वैज्ञानिक थे, रिसर्चर्स ही हुआ करते थे, जो अलग अलग तरह के अस्त्र शस्त्र खोजते रहते थे। ठीक है ना। जी बट वो चीज़ें आगे बढ़ती चली गई और हम आज की डेट में हर चीज़ बड़े ही सिस्टमेटिकली तरीके से हमें पता है, हमें केमिकल कंपोजिशंस पता है। वो उन लोगों ने कुछ किया, तभी हम अगले स्टेप पे मूव किए। बट दैट डजंट मीन कि हम वो पुराने स्टेप्स वापस से रिपीट करना स्टार्ट करें। नाउ इट इज़ हाई टाइम कि हमें बहुत ही ज़्यादा फ्यूचर ओरिएंटेड बात करनी चाहिए, और हमें फोरकास्ट करना चाहिए कि फ्यूचर क्या है। ठीक है ना। आपने एक बात की थी कि जैसे अब फॉरेन में पढ़ाई बहुत हल्की है, वहाँ पे प्रेशर कम है, जी क्योंकि वहाँ पूरी तरह से तो नहीं कहूँगा, पर वहाँ एक्सपीरियंशियल एजुकेशन का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। जी वहाँ पेंसिल होल्डिंग पे ज़्यादा फोकस नहीं है। वहाँ पेंसिल जी होल्डिंग अगर है तो वो बहुत लेटर ऑन एज में सिखाई जाती है, जी स्टार्टिंग में सिर्फ स्क्रबिंग या, क्योंकि अब उनका मानना ये हो गया है कि जरूरी नहीं है ये स्किल आपको फ्यूचर में हेल्प करेगी। दे बिलीव सो। जी ठीक है ना। एक बेसिक स्किल है जो आ जानी चाहिए, जरूरी नहीं है कि उसको हम बहुत छोटी एज से ही सिखाएं तभी बच्चा एक्सपर्ट होगा। और उनकी रिसर्च ये भी कहती है कि जितनी लेटर स्टेज पे इस चीज को सिखाया जाए, लाइक पेंसिल होल्डिंग है, जितना लेट उसको सिखाया जाए उतनी जल्दी बच्चा उसमें एक्स्ट्रा हो जाए, उसके बाद जी उसको लाइक सिखाओ। जी सिमिलरली वो कहते हैं कि हाथ की जो है ना फाइन ग्रिप स्ट्रांग हो जाए। ठीक है ना। हाँ जो जी मसल्स हैं, जो जो फाइन मोटर स्किल से रिलेटेड जो मसल्स हैं वो स्ट्रांग हो जाए, बोन स्ट्रांग हो जाए, उसके बाद आप लिखो। तो रिसर्च बेस्ड चीज़ें होती हैं, और हमें एजुकेशन में रिसर्च बेस्ड चीज़ें ही करने की ज़रूरत है, ताकि हम देश को एक बेहतरी की तरफ ले जा सकें। ठीक है ना। जितना बेमतलब की बिना रिसर्च का जो भी एजुकेशन है, दैट इज़ वेस्टफुल, वो किसी काम नहीं आ रहा है। ठीक है। हमें आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि बच्चे कहाँ खड़े हैं, उनके इंटरेस्ट्स क्या हैं, उनकी रेडीनेस क्या है, उनकी प्रोफाइल क्या है। तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक स्टूडेंट का इंटरेस्ट क्या है, वो क्या करना चाहता है, उसकी रेडीनेस क्या है, कितना वो सीख चुका है, क्या वो सीख चुका है, और उसकी प्रोफाइल क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो किस तरह से सीखना पसंद करता है, उसके किस एनवायरनमेंट से आता है। तो ये तीन चीज़ें हमें बच्चे की पता चलें, और उसी बच्चे के लेवल पे जाके अब हम अगर एजुकेशन देते हैं तो वो एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती है। ठीक है। जो हमने बात की थी कि बच्चे को मोटिवेट कैसे करें या बच्चे का इंटरेस्ट कैसे बिल्डअप करें, तो उसके लिए ये तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर हमें उसकी नॉलेज है तो हम बच्चे के जूतों में अपने पाँव रखें, और वहाँ जी से उस बच्चे को आगे की तरफ परस्यू करें, उसको एक रियलिस्टिक गोल दें जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग असेसमेंट से जुड़ा हो, और उसको उस गोल की तरफ चला दें। ऑटोमेटिकली बच्चा मोटिवेट होगा, मोटिवेट होके आगे बढ़ना स्टार्ट करेगा। इतना काम अगर स्कूल कर दे तो स्कूल का काम कंप्लीट हो जाता है।
जी. बाकी की यात्रा जो है बच्चा अपने आप कर लेगा। So thank you, sir. Thank you so much for giving us your valuable time वेलकम। for this podcast and sharing your experience and your views. थैंक यू Thank वेरी you. मच। Thank you, sir. And thank you, our viewers, also for watching this. And please like and subscribe our channel also.